देखो एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल में अब तीसरा वीडियो है आज, जिसमें अपन पढ़ेंगे भौतिक गुण। तो लिख लीजिए, देखो फर्स्ट हेडिंग लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें भौतिक अवस्था की, तो कोई विशेष प्रश्न नहीं है, केवल अपने को रीड आउट करना है कि भौतिक अवस्था में जो इसके लोअर मेंबर होते हैं या निम्न जो सदस्य हैं वो गैसीय अवस्था में है। तो जैसे अपन बात करें मैथेनेल की, तो वो गैसीय अवस्था में होता है। अपन बात करें एथेनेल की, तो वो द्रव अवस्था में होगा। और इससे हायर मेंबर जो हैं वो द्रव, चाहे कीटोन की बात करें चाहे अपन बात करें एल्डिहाइड की, तो वो होंगे द्रव या ठोस अवस्था में, दोनों में से किसी एक अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। जो हायर मेंबर है वो बेसिकली ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई भौतिक अवस्था की। अब बात करते हैं इसमें अपन सेकंड टॉपिक है क्वथनांक। तो देखिए क्वथनांक क्या है, क्वथनांक। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि एक एल्डिहाइड व कीटोन का जो क्वथनांक है वो ईथर व हाइड्रोकार्बन, इनसे तो क्या होता है ज्यादा, और एल्कोहल व फिनॉल, इनसे होता है कम। ठीक है ना। तो दो प्रश्न बन गए भाई, समान अणुभार वाले ईथर व हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो अपने एल्डिहाइड कीटोन है इनके क्वथनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि एल्कोहल व फिनॉल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो रीजन देखो क्या है, स्टेटमेंट वाइज मैं लिखवा दूंगा। इसका रीजन ये है कि ईथर हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि केवल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो इनके अणुओं के मध्य में क्या होता है, अंतरा आणविक संघूर्णन पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस कारण से एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक ईथर व हाइड्रोकार्बन, समान अणुभार वाले ईथर व हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। लेकिन एल्कोहल व फिनॉल की यदि अपन बात करें, इनसे तुलना करें, तो यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले एल्कोहल व फिनॉल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से है उसको अपन अब समझते हैं। तो देखो क्वथनांक की बात करते हैं, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला ये है कि एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर व हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। ठीक है ना। अब ज्यादा क्यों होते हैं, उसका कारण ये है कि एल्डिहाइड व कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण के कारण इनमें उत्पन्न दुर्बल आणविक संघूर्णन, जो कि ईथर व हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। इस कारण से इनका क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक का मान ईथर व हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया। अब सेकंड देखो प्रश्न क्या है कि इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल व फिनॉल से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसका कारण क्या है कि एल्कोहल व फिनॉल में अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि अपन पढ़ के आए। इससे पहले वाला जो लेसन था उसमें पढ़ा था कि एल्कोहल व फिनॉल के क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो जो कि एल्डिहाइड व कीटोन में इस प्रकार का बंध नहीं पाया जाता। तो इस कारण से इनके क्वथनांक का मान, एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक का मान समान अणुभार वाले एल्कोहल व फिनॉल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता, भौतिक गुणों में ही। देखो विलेयता की बात करते हैं, इसका थर्ड पोर्शन है। भौतिक गुण में अपन ने सबसे पहले पढ़ा भौतिक अवस्था, दूसरा अपन ने पढ़ा क्वथनांक, और तीसरा है अपने विलेयता। तो विलेयता में देखो क्या है कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है, निम्नतर सदस्य हैं, इनमें कार्बन की संख्या कम है, वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में क्या होते हैं, विलय होते हैं। उसका अपन एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी है, जल के साथ ही जल का अणु है H2O, और इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस कारण से इसके जो लोअर मेंबर है वो प्रत्येक अनुपात में जल में क्या है, विलय है। अब बात करें अपन कि इनके परंतु जल विरोधी भाग, अब जल विरोधी भाग कौन सा है, एल्किल भाग। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में यदि एल्किल समूह बढ़ेगा तो इसकी जल में विलेयता क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि वो जल विरोधी भाग है, जल में आसानी से एल्किल हाइड्रोकार्बन पार्ट घुलता नहीं है, तो इसलिए इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये अपने हो गया विलेयता का भी कंप्लीट। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में देखो ले लिया होगा, इसी में एक साइड छोटा सा टॉपिक है जो अपने को केवल ध्यान रखना है
वो है गंध, भौतिक गुण है। जैसे सी पॉइंट हो गया अपने विलेयता का, तो डी पॉइंट हो गया अपने गंध का, ठीक है ना। तो इसके जो लोअर मेंबर होते हैं उनमें होती है तीक्ष्ण गंध। कैसी गंध होती है? तीक्ष्ण गंध होती है, जो निम्नतर सदस्य है वो। लेकिन जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ता है इसमें तीक्ष्णता तो होती है कम, और सुगंध क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। सुगंध इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कब? जब इसका अणुभार एल्किल समूह बढ़ेगा तब, ठीक है ना। बाकी लोअर मेंबर क्या है? तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, और इस सुगंध के कारण ही इनका उपयोग, जो अपन परफ्यूम वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, किसका? कीटोन, ठीक है ना। समझ में आ गया सबके? तो ये अपने हो गए भौतिक गुण, 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला था भौतिक अवस्था, फिर है क्वथनांक, फिर है अपने विलेयता, और चौथा पॉइंट अपने क्या है? गंध का। इसमें से दूसरा और तीसरा जो है उसमें से प्रश्न बनते हैं। गंध वाला आप ध्यान रखना क्योंकि अपने प्रैक्टिकल से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसकी रासायनिक गुणों की बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड व कीटोन बेसिकली 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अपन पहले भी पढ़ के आए हैं इसके बारे में, और पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ में। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल समूह की। कार्बोनाइल समूह जो भी है वो बेसिकली नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसके अंदर भी अपन, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ये लीजिए। फिर उसके बाद में थर्ड टाइप रिएक्शन है अपने अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन, इसमें भी बहुत वेल नोन नेम रिएक्शंस आएंगी। फोर्थ है अपने ऑक्सीकरण, ये लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आ गया अपने फिफ्थ पॉइंट, और जो रह गया वो किस में आता है? अन्य में आता है। तो सारी अभिक्रियाएं जो है रह गई किस में आ जाएगी? अन्य अभिक्रियाओं, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की बेसिकली रिएक्शंस हो गई। सबसे पहले है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो सबसे पहले उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बात लिख लीजिए इसको भी। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें अपन लिखेंगे कि कार्बोनाइल समूह जो होंगे वो ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कार्बोनाइल समूह, जितने भी कार्बोनाइल समूह हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो अपन डायरेक्टली शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनिल समूह दर्शाते हैं। अब आप सभी को पता है कि कार्बोनाइल समूह कौन से होते हैं? एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब बात करते हैं, देखो इतनी बड़ी रिएक्शन है तो इसकी अपन मैकेनिज्म भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो पहले मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो मैकेनिज्म में देखो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस होगी? 2 स्टेप प्रोसेस है। किस प्रकार से होती है वो अपन देखते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट, देखो सबसे पहले क्या होगा, ढंग से समझना है इसको। कार्बोनाइल समूह आकृति कैसी होती है पहले अपने को ये पता होना चाहिए। तो कार्बोनाइल समूह में कार्बन का संकरण होता है sp2। कैसा होता है? sp2। तो sp2 की यदि अपन 3D में स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन तो प्लेन ऑफ पेपर में मान लेंगे, ठीक है ना। और इसकी एक वैलेंसी जो है वो तो दृष्टा के सामने हो जाएगी इस प्रकार से, ये लीजिए, ठीक है। और दूसरी वैलेंसी जो है वो दृष्टा से क्या हो जाएगी? दूर देखने वाले से, इस प्रकार से होगा। अब इसमें पहले स्टेप में देखो क्या होगा, ये वाला जो स्टेप होता है वो अपने स्लो है, ठीक है ना। और कैसा है? स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद होता है। उसी से अभिक्रिया का वेग क्या होता है? निर्धारित होता है। तो इस वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, ठीक है ना। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इधर से मान लीजिए, इधर से अटैक कर रहा है, इधर से अटैक कर सकता है, वैसे इधर से अटैक करेगा मान लीजिए। तो इसकी देखो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वैलेंसीज हैं वो इस तरीके से हो जाएगी। ये तो प्लेन ऑफ पेपर में आ गया, ये लीजिए, ये आपके सामने हो गया, ठीक है। और ये दृष्टा से दूर की ओर हो गया। अब देखो समझना, यहाँ पर यदि इस वाले कार्बन का अपन संकरण बताएं तो संरचना में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनाइल समूह में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है।
कैसा होता है, sp2। और जो आकृति है वो होती है त्रिकोणीय समतल या ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, ठीक है। और जैसे इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी आकृति देखो, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3। और आकृति कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की। समझ में आ रहा है सबके। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहीं पर भी अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैकेनिज्म से यदि अपन कोटि का निर्धारण करें तो कोटि क्या होगी इस अभिक्रिया की, ठीक है ना। सोचने के लिए तुम्हें टाइम देता हूं, पहले अपन सेकंड स्टेप पढ़ लेते हैं। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये लीजिए स्टेप सेकंड। इसमें क्या होगा, ये जो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो माइनस, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और ये एज इट इज जैसे बनी हुई थी वैसे बना देंगे। ये वाला स्टेप जो होगा अपने फास्ट स्टेप होगा, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली रिच जो साइट होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये लीजिए। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये NU, ठीक है, और ये OE, और ये इसके टुवर्ड्स व्यूअर, और ये हो जाएगा अवे फ्रॉम व्यूअर। तो ये अपने हो गई मैकेनिज्म कंप्लीट, ठीक है ना। इस प्रकार से नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। तो बात करते हैं प्रश्न पर, इसकी कोटि क्या होगी। मैंने कहा था अभी आप याद करना, तो कितनी होगी इसकी कोटि, 2 हो जाएगी, क्योंकि स्लो स्टेप में जितने अभिकारक भाग लेंगे ना वही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि। तो इस अभिक्रिया की यदि अपन कोटि की बात करें तो वो होगी 2। तो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, 2 होगी, और ये इसकी होगी मैकेनिज्म। उतार लीजिए इसको। तो देखो उतार लिया होगा आपने। इसका एक तरीका और है कि अपन स्टेप फर्स्ट यही लिख करके इसी के आगे स्टेप सेकंड लिख करके वो लिख दें, वो भी सही है, ठीक है ना। मतलब ये एक से लिखिए आपने, यहीं पे स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे एरो बना करके स्टेप सेकंड आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपने हो गया नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। अब बात करते हैं इसकी क्रियाशीलता की। मैकेनिज्म हो गई, दूसरा स्टेप होता है क्रियाशीलता। भाई कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, एल्डिहाइड में भी कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, और एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो उनमें ज्यादा कौन क्रियाशील होगा। तो देखो इसकी रिएक्टिविटी के लिए अपन बात करें तो एल्डिहाइड व कीटोन की रिएक्टिविटी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के प्रति 2 कारकों पर निर्भर करती है। इसकी जो क्रियाशीलता है वो कितने कारकों पर निर्भर करेगी, 2 कारकों पर, ठीक है। कौन कौन से देखो कारक है। पहला है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, कुछ नाम सुना होगा आपने 11th क्लास में भी। और दूसरा है अपने त्रिविम प्रभाव या स्टीरिक जो इफेक्ट होता है वो त्रिविम प्रभाव। देखो क्या है, अभी अपन ने मैकेनिज्म में पढ़ा, मैं इसका रफली थोड़ा समझाता हूँ। देखो कार्बोनाइल समूह इस तरीके से है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, ठीक है। तो कौन सी साइड पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम किस पर डिपेंड करेगी, इसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर देखो क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अट्रैक्ट करेगा। तो यदि ऐसे कोई ग्रुप जुड़ गए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो कम करें या फिर दूसरे की तुलना में क्या हो, कम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने CH3 ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, और दूसरे वाले कंपाउंड में अपन ने H और H जोड़ा है, तो H जो होगा वो इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, जबकि CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बोनाइल समूह पे जाएंगे। तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आसानी से नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऐसी साइड पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ठीक है ना। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर यदि अपन देखें तो जो कार्बोनाइल समूह है उसके पास में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो -I ग्रुप, यदि इफ Z इज इक्वल टू -I ग्रुप, ठीक है ना, -I ग्रुप से रिलेटेड होगा। मतलब ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो यदि बढ़ता है -I जो ग्रुप है या समूह है, ठीक है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी में R से डिनोट कर देता हूं, वो बढ़ेगी, ठीक है। और यदि Z अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अट्रैक्टिंग की जगह,
ये लीजिए प्लस आई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे एल्किल ग्रुप वगैरह है, वो यदि बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस आधार पे देखो क्या होगा, यदि अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालें तो ओवरऑल ऑर्डर ऐसे आएगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा भैया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में H लगे हुए हैं, H का ना तो प्लस आई होगा ना माइनस आई इफेक्ट होगा। अब इसके स्थान पे यदि अपन RCHO की बात करें, मतलब एक H की जगह अपन ने क्या कर दिया, R दे दिया। अब एल्किल ग्रुप अपना पड़ा हुआ है, प्लस आई समूह होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी इस फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में। और यदि यहाँ पर दोनों और R ग्रुप अटैच हैं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो न्यूक्लियोफाइल उस साइड पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है अपने ये वाला, ठीक है ना, आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन त्रिविम प्रभाव की। त्रिविम प्रभाव क्या है, एक तरीके से ट्रैफिक वाला सिस्टम है कि कोई जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज आएगी, अब वो आसानी से ये कब आएगी, जब वहां पर जो ग्रुप पहले से उपस्थित है वो उसको जगह दें या उसका प्रतिकर्षण क्या करें, कम करें, तब वो आसानी से उस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, मतलब जेड ग्रुप जो होगा साइज में यदि बड़ा होगा, मतलब साइज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये है इसका फंडा त्रिविम प्रभाव, ठीक है ना। और इस आधार पर यदि अपन कैलकुलेट करें कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, तो उसके लिए देखो यही वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन। H एक तो ये है, एक है अपने CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, एक है अपने CH3 C डबल बॉन्ड O। एक थोड़ा सा ग्रुप और बड़ा कर देते हैं, CH3 CH2, दिखाई दे रहा है सबको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये जो जेड समूह है इनकी साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो उतना ही क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो त्रिविम प्रभाव के आधार पर यदि अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज्ञात करें तो वो इस प्रकार से आएगा भैया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अपने फॉर्मेल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड, देन एसीटोन, और देन जो भी आगे आ रहा है वो वाला कंपाउंड, ठीक है ना। आ गया सबके समझ में। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कौन डिसाइड करता है, दो फैक्टर हैं, फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन कौन सा है, स्टीयरिक इफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्रियाशीलता का तो टॉपिक आपने समझ लिया था। अब इसमें एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, और वो प्रश्न ये है कि एक तो है प्रोपेनिल CH3COCH3 और दूसरा है अपने बेंजल्डिहाइड। दूसरा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, इस प्रकार से आ गया, ये लीजिए CH। प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, मतलब विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इसमें ज्यादा क्रियाशील होता है वो है प्रोपेनिल। वो कौन सा है, प्रोपेनिल, मींस ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है देखो समझना, इसके स्ट्रक्चर को अपन समझते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ये पहला रीजन जो है वो एक तो ये है कि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है, दिखने से स्पष्ट हो रहा होगा, त्रिविम प्रभाव लग रहा है, अरे है कि नहीं है। पहला कारण क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, ये लीजिए हो गया त्रिविम प्रभाव जो अपन ने पढ़ा था। दूसरा रीजन देखो क्या है, दूसरा रीजन ये है कि इसमें जो बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन हैं, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके साथ क्या है, अणुनाद में है, इसके साथ क्या है, अणुनाद में है, मतलब यहां पर होगा अणुनाद उपस्थित होगा, और उस अणुनाद से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बराबर मेंटेन रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा रहेगी तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्वयं क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच,
और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी तुलनात्मक रूप से। किसकी तुलना में, प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, आ गया सबके समझ में। अब चलो, ये तो हो गई अपनी रिएक्टिविटी की, सबसे पहला था मैकेनिज्म, सेकंड पॉइंट हो गया रिएक्टिविटी। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं देता है। तो इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। देखो, अब बात करते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल की। और इसमें अपने फर्स्ट रिएक्शन है HCN के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है देखो, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है भाई, किसी कंपाउंड में अपने कार्बोनाइल कंपाउंड की पहचान करनी है, तो इसमें कार्बोनाइल समूह है, तो उसकी अपन HCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यदि साइनोहाइड्रिन बनता है तब तो उसमें क्या होगा, कार्बोनाइल समूह प्रेजेंट है, और नहीं बनता है तो इसका मतलब एब्सेंट है। इस अभिक्रिया का उपयोग अपन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है ना, तो देखो HCN के साथ अभिक्रिया या साइनोहाइड्रिन के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो है एक्चुअल में क्षार द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये किसके द्वारा, क्षार द्वारा उत्प्रेरित होगी, और ये अपने बन जाएगा Cn- और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है ना, और ये जो Cn- है ये कार्बोनाइल समूह पे अटैक करेगा इस प्रकार से। तो Cn- ये लीजिए, मैकेनिज्म के रूप में देखें अपन तो ये वाला स्टेप क्या होगा, अपने पास स्लो स्टेप हो जाएगा तुलनात्मक रूप से। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cn और ये O नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में ये जो H+ कंडीशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cn और ये बन जाएगा अपने OH। इसको अपन बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे इसे, साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड HCN के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। उतार लीजिए इसे, देखो उतार लिया होगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड रिएक्शन की, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है। तो लिखिए आप सबसे पहले, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। देखो क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, या इसको अपन योग भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग, क्योंकि एडिशन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है, जो भी लेंगे क्या होगा, जुड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो देखो इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, कार्बोनाइल समूह, ये लीजिए, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से NaHSO3। एक्चुअल में देखो ये इस प्रकार से होता है, NaOSO2H, ये होता है इसका पार्ट। ठीक है ना, यहाँ पे Na+ और O-। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, OSO2H। तो देखो किस प्रकार से बनाएगा ये इस प्रकार से बन जाएगा अपने, यहाँ पर ONA, ठीक है, O-Na+, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो OSO2H। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। यदि किसी कंपाउंड के अंदर ही अम्ल है और क्षार दोनों हो, तो सबसे पहले संभावना जो होती है वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया की होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया की। और ये इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे है OSO2Na, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने OH। इस प्रकार से कंपाउंड, ये योगज प्रोडक्ट जो होगा सोडियम बाइसल्फाइड का, वो बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको एक बार उतारिए, फिर इसका स्टेटमेंट भी लिखवाते हैं। देखो क्या होता है इसका स्टेटमेंट, तो देखो ये होगी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ उतार लिया होगा, इसमें प्रोटॉन स्थानांतरण होता है, मतलब अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है बेसिकली। और इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे योगज उत्पाद। और ये जो योगज उत्पाद है अपने, वो अक्रिस्टलीय होगा। कैसा होगा, अक्रिस्टलीय होगा, और जल में क्या होगा, अविलय होगा। ठीक है ना, उतार लीजिए इसको भी, सॉरी इसको ऐसे लिखना कि ये जो होगा वो जल में क्रिस्टलीय होगा और जल में अविलय होगा। योगज उत्पाद जो होगा वो क्रिस्टलीय होगा और जल में अविलय होगा। ठीक है ना, ए यहाँ लगाना था जो यहाँ लग गया, जल में अविलय है और क्या है, ये क्रिस्टलीय है। ठीक है ना, तो देखो प्रोटॉन स्थानांतरण होगा और अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, योगज उत्पाद बनेगा। ये जो उत्पाद है वो क्रिस्टलीय है और जल में क्या है, अविलय है। अब इसकी जो विशेष बात थी वो क्या थी, अब ढंग से याद रखना।
कि इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो एल्डिहाइड, इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड के पृथक्करण सेपरेशन में व प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण में, पृथक्करण व शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड के पृथक्करण व शुद्धिकरण में किया जाता। कैसे करते हैं उसका आपको रीजन समझ में आ गया होगा। ये क्या है, जल में अविलय है, क्रिस्टलीय है, तो आसानी से पृथक हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस सोडियम बाइसल्फाइड का उपयोग एल्डिहाइड के या कार्बोनाइल समूह के पृथक्करण व शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको उतार लेना। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखिए, वो है अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया।